स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पुराने यात्रा वृत्तांतों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये वो विवरण है जो हमें 10वीं से 17वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल, और वो भी उन यात्रियों की नजरों से जो बहुत दूर मतलब अलग-अलग देशों से यहाँ आए थे। और इन बाहरी नजरों का यही तो फायदा है। ये अक्सर वो छोटी छोटी बातें भी नोट करते थे जिन्हें शायद यहाँ के लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते थे। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है इन यात्रा विवरणों से उस दौर के सामाजिक जीवन, रीति रिवाज और सोच को समझना। हाँ, और हमारे पास 3 मुख्य यात्री हैं जिनके अनुभवों पर हम बात करेंगे। कौन कौन है वो? पहले हैं 11वीं सदी के अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से, फिर 14वीं सदी के इब्न बतूता मोरक्को से, और 17वीं सदी के फ्रांसवा बर्निए फ्रांस से। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और क्या लिखा। शुरुआत अल-बिरूनी से करते हैं। जरूर। अल-बिरूनी, जैसा मैंने कहा, 11वीं सदी में ख्वारिज़्म, जो आज का उज़्बेकिस्तान है, वहां जन्मे थे। और भाषाओं के बड़े जानकार थे, सुना है। सिरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू। हाँ, और संस्कृत भी। जब सुल्तान महमूद उन्हें गजनी ले आए तब भारत में उनकी रुचि जागी। अच्छा। तो उन्होंने इस रुचि को आगे बढ़ाया। भारत आए, यहाँ के ब्राह्मणा पंडितों के साथ काफी समय बिताया, उनसे संस्कृत सीखी और यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ पढ़े। उनकी मुख्य किताब कौन सी है? उनकी सबसे अहम रचना है किताबुल हिंद। ये अरबिक में लिखी गई है और इसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। और इसमें है क्या? इसमें लगभग 80 अध्याय हैं। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, कानून, यहाँ तक कि मेट्रोलॉजी मतलब मापतौल का विज्ञान, इन सब पर। वाह! लिखने का अंदाज कैसा था उनका? बहुत ही व्यवस्थित। हर अध्याय में अक्सर पहले एक सवाल पूछते हैं, फिर उसका जवाब सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर देते हैं और आखिर में दूसरी संस्कृतियों से तुलना भी करते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ चीजें समझने में कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। बिल्कुल आई। उन्होंने खुद जिक्र किया है। पहली तो भाषा ही थी, संस्कृत की जटिलता। दूसरी, यहाँ के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में जो अंतर था। और तीसरी, जिसे वो कहते हैं स्थानीय लोगों की थोड़ी इंसुलैरिटी, मतलब अपनी दुनिया में मगन रहना। और समाज, खासकर कास्ट व्यवस्था पर उनके क्या विचार थे? उन्होंने उसे समझाने के लिए प्राचीन पर्शिया के समाज के 4 वर्गों से तुलना की। लेकिन एक बात दिलचस्प है, वो पॉल्यूशन यानी अपवित्रता की जो धारणा थी उसे नहीं मानते थे। कहते थे ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। उनका विश्लेषण किस पर आधारित था ज्यादातर? देखिए, उनका आधार मुख्य रूप से ब्राह्मणिकल ग्रंथ थे, वेदास, पुराणास, भगवद गीता, मनुस्मृति वगैरह। पर साथ ही वो ये भी मानते थे कि असल जिंदगी में शायद व्यवस्था उतनी कठोर न हो जितनी किताबों में लिखी है। तो ये था अल-बिरूनी का विद्वत्तापूर्ण नजरिया। अब आगे बढ़ते हैं 14वीं सदी के इब्न बतूता की तरफ। ये तो सही मायनों में ग्लोब ट्रॉटर थे। अरे हाँ, इन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा यात्रा के अनुभव से सीखने का शौक था। मोरक्को के टैंजर शहर में जन्मे थे। इस्लामिक कानून यानी शरिया के जानकार परिवार से थे। भारत कब आए थे? 1332-33 के आसपास भारत पहुंचे और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत प्रभावित हुए। दिल्ली पहुंच गए, जहां सुल्तान ने उन्हें काजी यानी जज नियुक्त कर दिया। अच्छा, जज बन गए? हाँ, पर बाद में सुल्तान से कुछ अनबन भी हुई, जेल भी गए। फिर सुल्तान ने मामला सुलझाकर उन्हें चीन में अपना दूत बनाकर भेज दिया। इस बीच उन्होंने भारत में खूब यात्रा की। मालाबार तट, मालदीव्स, श्रीलंका, बंगाल, असम, सब जगह गए। उनकी किताब का नाम रेहला है ना? उसमें क्या खास है? हाँ, रेहला अरबी में है। ये 14वीं सदी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत ही जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने नई संस्कृतियों, लोगों, उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत खुलकर लिखा। कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल, खासकर उन चीजों पर जो उनके लिए एकदम नई थी, जैसे नारियल, कोकोनट। उसका वर्णन उन्होंने किया है आदमी के सिर जैसा दिखने वाला नट कहकर। और पान का भी जिक्र है। हाँ, आदमी के सिर जैसा नट। और शहरों के बारे में क्या लिखा? उन्हें भारतीय शहर बहुत पसंद आए, अफसरों से भरे हुए। दिल्ली को उन्होंने बहुत विशाल और घनी आबादी वाला बताया। दौलताबाद भी कुछ कम नहीं था। बाजार कैसे थे? बाजार सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं थे, वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। वहाँ मस्जिदें भी थीं, मंदिर भी, और कलाकारों जैसे संगीतकारों और नर्तकों के लिए सार्वजनिक मंच भी थे। शहरों की इतनी समृद्धि का कारण क्या बताया उन्होंने? 2 मुख्य बातें कहीं। एक तो यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, साल में 2-2 फसलें होती थी। दूसरा, एशिया के बाकी हिस्सों के साथ व्यापार का एक मजबूत नेटवर्क था। भारतीय माल, खासकर कपड़े,
कॉटन, मसलिन, सिल्क, इनकी बाहर बहुत मांग थी। और एक चीज जिसने उन्हें बहुत चकित किया था, यहाँ की डाक व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, वो उलुग यानी घोड़ों से चलने वाली डाक और दवाम यानी पैदल हरकारों वाली डाक व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। इतनी तेज थी कि सिंध से दिल्ली तक खबर सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। 5 दिन? कमाल है। इससे सिर्फ खबरें ही नहीं, व्यापारी दूर दराज से उधार भेज सकते थे, फल जैसी चीजें भी जल्दी मंगवा सकते थे। अद्भुत। चलिए अब 17वीं सदी में चलते हैं, फ्रांसवा बर्नियर के पास। ये फ्रांस से आए थे, डॉक्टर, दार्शनिक, इतिहासकार। जी हाँ, वो मुगल एम्पायर में मौके तलाशने आए थे। पहले प्रिंस दारा शिकोह के चिकित्सक रहे और बाद में डैनिशमंड खान नाम के एक मुगल अमीर के साथ एक बौद्धिक साथी के रूप में जुड़े रहे। उनका नजरिया कैसा था भारत को लेकर? बर्नियर का नजरिया बहुत ज्यादा तुलनात्मक था। वो हर चीज की तुलना यूरोप और खास तौर पर फ्रांस से करते थे और अक्सर वो भारत को कमतर पाते थे। अच्छा। हाँ, उनकी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई और उसने भारत की एक खास छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका कोई मुख्य तर्क जो बहुत प्रभावशाली रहा हो? उनका एक बहुत बड़ा तर्क था भारत में जमीन पर प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी स्वामित्व का न होना। उनका मानना था कि सारी जमीन बादशाह की है और वो इसे अपने अमीरों, नोबल्स में बांट देता है। और इसका नतीजा क्या होता था उनके हिसाब से? नतीजा ये कि अमीर लोग जमीन में लंबे समय के लिए निवेश नहीं करते थे क्योंकि जमीन उनकी अपनी नहीं थी। इससे खेती पिछड़ जाती थी और किसानों का भयानक शोषण होता था। लेकिन क्या ये बात सच थी? मतलब मुगल दस्तावेज क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मुगल दस्तावेज इस बात की पुष्टि नहीं करते कि सारी जमीन सिर्फ बादशाह की थी। अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने भू राजस्व को जमीन का किराया नहीं बल्कि बादशाहत का पारिश्रमिक कहा था। रेम्यूनरेशंस ऑफ सॉवरेनिटी। फिर भी बर्नियर की बात का असर हुआ बहुत ज्यादा। उनके इस विचार ने बाद में यूरोप में मॉन्टेस्क्यू के ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाले सिद्धांत को प्रभावित किया। ये वो विचार था कि पूर्व के शासक निरंकुश होते हैं और कार्ल मार्क्स ने भी इसे अपने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के सिद्धांत में इस्तेमाल किया। बर्नियर ने भारतीय समाज को कैसे देखा? क्या उन्होंने सिर्फ अमीर और गरीब ही देखे? मोटे तौर पर हाँ, उन्होंने समाज को 2 ध्रुवों में बटा हुआ देखा। एक तरफ बेहद अमीर शासक वर्ग, दूसरी तरफ बेहद गरीब आम जनता। उनके शब्दों में बीच में कोई मिडिल स्टेट नहीं था। शहरों के बारे में क्या राय थी? शहरों को उन्होंने एक तरह से कैंप टाउन्स कहा, मतलब वो शहर जो सिर्फ शाही दरबार की वजह से आबाद थे। जैसे ही दरबार कहीं और जाता, शहर उजड़ने लगते। लेकिन क्या उनके अपने विवरणों में कुछ विरोधाभास नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, यही तो दिलचस्प बात है। एक तरफ वो ये सब कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद ही यहाँ के कारीगरों के हुनर की जमकर तारीफ करते हैं। कालीन, जरदोजी, सोने चांदी का काम, हथियार, चित्रकारी। वो ये भी मानते हैं कि दुनिया भर से सोना चांदी खिंचकर भारत आता है। और व्यापारी वर्ग? हाँ, उन्होंने समृद्ध व्यापारी समुदायों का जिक्र किया है। महाजन्स, शेठ, नगरशेठ। शहरों में रहने वाले पेशेवर वर्ग का भी जिक्र है। हकीम, वैद, पंडित, मौला, वकील वगैरह। और शाही कारखानाज यानी कार्यशालाओं में काम करने वाले कुशल कारीगर भी थे। तो ये नो मिडिल स्टेट वाली बात शायद थोड़ी ज्यादा सरलीकृत थी। हाँ, लगता है वो शायद यूरोपीय पैमाने से ही भारत को देख रहे थे। अच्छा, इन यात्रियों ने महिलाओं और गुलामों की स्थिति पर भी कुछ लिखा है? हाँ, लिखा है। जैसे इब्न बतूता बताते हैं कि बाजारों में गुलाम खुलेआम बिकते थे, खरीदे जाते थे, तोहफे में भी दिए जाते थे। उनका इस्तेमाल किस लिए होता था? ज्यादातर घरेलू कामों के लिए या पालकी ढोने के लिए। कुछ महिला गुलामों को संगीत और नृत्य के लिए भी रखा जाता था। सुल्तान तो कभी-कभी अपनी महिला गुलामों से अपने अमीरों की जासूसी भी करवाते थे। और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा? बर्नियर ने सती का बहुत विस्तृत और कहना चाहिए दर्दनाक वर्णन किया है। उन्होंने लाहौर में एक घटना देखी थी जहां एक सिर्फ 12 साल की विधवा को सती होना पड़ा था। उन्होंने ये भी नोट किया कि कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से ऐसा करती थी, पर कईयों पर भारी सामाजिक दबाव होता था या उन्हें मजबूर किया जाता था। यूरोपीय लेखकों ने इस पर काफी जोर दिया है ना? हाँ, वो अक्सर इसे पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच एक बड़े अंतर के तौर पर पेश करते थे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि महिलाओं का जीवन सिर्फ सती या गुलामी तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ पहलू थे जिन पर बाहरी यात्रियों का ध्यान गया। लेकिन महिलाओं का श्रम, चाहे वो खेती हो या दस्तकारी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और व्यापारी परिवारों की महिलाएं तो कभी-कभी व्यापारिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। जरूरत पड़ने पर वो अपने अधिकारों के लिए अदालत जाने से भी नहीं हिचकिचाती थीं।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे अल-बरूनी ने एक विद्वान की तरह विश्लेषण किया, इब्न बतूता ने एक यात्री की तरह अनोखी चीजों और अनुभवों पर ध्यान दिया और बर्नियर ने एक आलोचक की तरह तुलनात्मक नजरिया पेश किया। हाँ, और ये तीनों वृत्तांत अपनी अपनी सीमाओं और उनके लेखकों के अपने पूर्वाग्रहों के बावजूद हमें उस दौर के समाज, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी की वो बारीकियां बताते हैं जो शायद हमें स्थानीय स्रोतों में उतनी आसानी से ना मिले। क्योंकि वो उन चीजों को देख और लिख रहे थे जो उनके लिए नई थी, पर यहाँ के लोगों के लिए शायद सामान्य थी। बिल्कुल सही। वो सामान्य बातें ही इतिहासकार के लिए कई बार बहुत कीमती साबित होती हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल इन यात्रा वृत्तांतों पर। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन यात्रियों के विवरणों ने सदियों तक दुनिया में भारत की एक खास छवि गढ़ी। जरा सोचिए, अगर इसी दौर में भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीयों के वृत्तांत भी इतने ही ज्यादा पढ़े और समझे जाते, तो दुनिया की समझ शायद कितनी अलग होती। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कौन सी कहानियां हैं जो हमें सुनने को नहीं मिली, कौन से नजरिए अनकहे रह गए।